हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में। जैसे आपको पता है कि हम लोग के नाइट स्काई और वो दिन के स्काई में हम लोग को कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग के दिन में स्टार एक होता है ऑब्जेक्ट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हॉट ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ही हम लोग के यहाँ पे हम लोग का सन है, वो हम लोग को डे स्काई में दिखता है। ये हम लोग को सन रेज़ के मदद से हम लोग को वो लाइट प्रदान करता है। हम लोग के वो डे स्काई में बस यही दिखता है, क्योंकि वो उसकी जो सन रेज़ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दिन के स्काई में नहीं दिख पाते हैं। पर अगर आप नाइट स्काई की बात करें तो नाइट स्काई में ये सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। ये सारे दूर के जो स्टार्स होते हैं और हम लोग का मून, ये दिखते हैं। दूर के जो स्टार्स होते हैं वो इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि वो हम लोग को बहुत छोटे दिखते हैं। हम लोग का सन भी एक तरह का स्टार है, पर ये हम लोग के बहुत पास है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ा देख पाते हैं। बाकी जो सारे स्टार्स हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं। पर अगर आपको एक बात जाननी हो कि हम लोग स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में फ़र्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत दूर होते हैं, पर हम लोग कर सकते हैं। अगर एक नाइट स्काई में एक ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ट्विंकल कर रहा हो, ब्राइट ऑब्जेक्ट, तो वो एक स्टार है। पर अगर वो ऑब्जेक्ट ट्विंकल नहीं कर रहा हो, तब वो एक प्लैनेट है। ये इससे आप एक स्टार और प्लैनेट का नाइट स्काई में डिफरेंस कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग नाइट स्काई की एक और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो है मून। ये नाइट स्काई में सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है, और ये असलियत में इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ये जो सन की जो रेज़ होती हैं ये मून पे भी पड़ती हैं, और जब मून पे पड़ती हैं तो मून से रिफ्लेक्ट होके हम लोग को ये नाइट स्काई में हम लोग के अर्थ पे आके हम लोग को ये दिखती हैं। इसकी वजह से हम लोग ये नाइट स्काई में देख पाते हैं। वैसे तो इसकी रेज़ उतनी ज़्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके जो रेज़ आती है उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है जितने दिन में आती हैं, पर फिर भी हम लोग को ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है। ऐसे हम लोग बात करें मून की, तो मून हम लोग के अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये रोटेट भी करता है। ये हम लोग के अर्थ का ही चक्कर लगाता है। इसका एक दिन 27 डेज़ के बराबर होता है, अ, और एक रोटेशन जब ये करता है तो ये 27 डेज़ के बराबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। पर इसके जो रोटेशन के दौरान हम लोग को इसके अलग-अलग फेसेस भी दिखते हैं। ये सारे वो फेसेस ऑफ मून बोलते हैं हम लोग इनको। ये सारे फेसेस अलग-अलग टाइप के होते हैं, अलग-अलग शेप्स के होते हैं। जब हम लोग को ये इसका पूरा फेस दिखता है तब ये हम लोग इनको फुल मून कहते हैं। वहीं पे अगर जब हम लोग को इसका बहुत 75% 80% बस फेस दिखता है, और बाकी जो फेस होता है नहीं दिखता है, बहुत थोड़ा-सा, तब हम लोग इसको गिब्बस मून कहते हैं। वहीं पे अगर ये हम लोग को हाफ़ फेस दिख रहा है और आधा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको हाफ़ मून कहते हैं। अगर हम लोग को 80% 90% नहीं दिख रहा है उसका फेस, तो हम लोग इसको वो क्रिसेंट मून कहते हैं। ये जब बहुत कम इसका फेस दिखता है तभी। और जब हम लोग को बिल्कुल नहीं दिखता है, एकदम डार्क दिखता है, तो हम लोग इसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? आप सोच रहे होंगे। लूनर इक्लिप्स ये होता है जब मून के बीच और सन के बीच में हम लोग का अर्थ आ जाता है। मतलब कि जब सन की रेज़ हम लोग को आती है, तो जो अर्थ है वो मून पे पड़ने नहीं देता है, और क्योंकि मून पे जब सन की रेज़ पड़ती है तब वो रिफ्लेक्ट होती है, तब हम लोग को दिखाई देती है। तो जब ये ऐसा नहीं होता है और अर्थ बीच में आ जाता है, तो इसको हम लोग ल्यूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग को डे स्काई में भी ऐसा देखने को मिलता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही मून पे जो लाइट पड़ती है, और क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है सन की रेज़ को, उसकी वजह से हम लोग को सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। ये दोनों हम लोग अलग-अलग समय पे देखते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा वो देखने में अच्छा दिखता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि मून के और भी चीज़ों के बारे में, मून पे पहला मैन 1969 में जुलाई 21 को गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ये गए थे और ये पहले मैन थे मून पे जाने वाले। इन्होंने कई सारे फ़ोटोज़ भी ली और मून की और भी बहुत सारे वहाँ पे रिसर्च की।
ऐसे ही हम लोग कई सारे अलग-अलग प्लैनेट्स के और स्टार्स के बारे में आज जानने वाले हैं। अगर हम लोग स्टार की बात करें या सोलर सिस्टम की, तो हम लोग के जो सबसे पास वाला सोलर सिस्टम है या फिर आप बोल सकते हैं स्टार, तो हम लोग के सबसे पास सन है हम लोग का। पर अगर दूसरा हम लोग स्टार बोले जो सबसे पास है, वो है प्रॉक्सिमा सेंटौरी, जो कि अल्फा सेंटौरी सोलर सिस्टम में होता है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा होगा पास होगा, पर ये फिर भी हम लोग के सबसे क्लोज़ेस्ट स्टार है मैंने बोला, पर फिर भी ये 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। 4.3 लाइट ईयर्स बहुत ज़्यादा दूर होता है, और इसी वजह से क्योंकि हम लोग के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई व्हीकल, कोई स्पेसक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो कि इतने ज़्यादा तेज़ जा पाए, जो कि बहुत ही कुछ ही समय में वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसीलिए हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, पर हम लोग को वो टेलीस्कोप की मदद से दिख पाते हैं। क्योंकि टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम लोग स्टार्स, प्लैनेट्स जो बहुत ही ज़्यादा दूर-दूर लाइट ईयर्स दूर होते हैं, उनको भी हम लोग देख पाते हैं इनकी मदद से। और अगर हम लोग बात करें अपने ही सोलर सिस्टम की, तो हम लोग वो सोलर सिस्टम जो हम लोग के सबसे पास है उसकी बात कर रहे थे। अगर हम लोग अपने खुद के सोलर सिस्टम की बात करें, तो हम लोग के सोलर सिस्टम में 1 स्टार है और 8 प्लैनेट है और कई सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे? ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जो कि प्लैनेट्स होते हैं और वो जो सन को भी रिवॉल्व करते हैं। पर ये कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि ये पूरा नहीं कर पाते हैं, और ये ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाते हैं। ये जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्वार्फ प्लैनेट की बात करें तो वो है प्लूटो। प्लूटो एक समय में एक प्लैनेट होता था जो कि नेपच्यून से भी पीछे है। ये हम लोग के सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लैनेट उस समय माना जाता था। पर जब से इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया, तब से हम लोग नेपच्यून को सबसे ज़्यादा दूर का प्लैनेट मानते हैं। प्लूटो भी एक प्लैनेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इसीलिए हम यहाँ पे भी कोई हैबिटेबल एनवायरनमेंट, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और इसका एटमॉस्फेयर ये सब इसके पास नहीं है, एटमॉस्फेयर भी इसके पास नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा वो लाइफ फॉर्म होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसीलिए ये उतना ज़्यादा हैबिटेबल प्लेस नहीं है। वहीं पे बात करें हम लोग बाकी प्लैनेट्स की, तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मरकरी हम लोग के सन और अर्थ के जैसे आपको पता है सबसे पास प्लैनेट है। हम लोग के अर्थ से ये दूसरा प्लैनेट है सबसे दूर का। ये हम लोग के उतने भी पास नहीं है। ये मरकरी जो है वो सन के इतने पास है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पर इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं पड़ती है कि यहाँ ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है वीनस। हम लोग वीनस के बारे में भी जानते हैं, पर पहले हम लोग मरकरी के बारे में बात करते हैं। मरकरी सबसे ज़्यादा पास प्लैनेट है सन से, और ये भी बहुत ज़्यादा हॉट है। इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ज़्यादा पहले ही तबाह हो गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा सोलर फ्लेयर वो और जो सन की रेज़ है ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर भी नहीं है इसके पास। अगर आप जानना चाहते हैं कि मरकरी कितना बड़ा है, तो आप अगर मून से कंपेयर करेंगे मरकरी को, तो ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है। और आप सोच रहे होंगे अगर ये इतना ज़्यादा आइडेंटिकल है मून से, तो हम लोग का मून क्यों प्लैनेट नहीं है? क्योंकि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ वो हम लोग के प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं, उनको हम लोग मून बोलते हैं। पर जो ऑब्जेक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हम लोग के सन या फिर कोई भी सन को वो रिवॉल्व करते हैं, तो हम लोग उनको एक प्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि हम लोग का मून हम लोग के अर्थ को रिवॉल्व करता है, ना ही कि सन को। हम लोग इसको एक मून के रूप में जानते हैं, इसीलिए ये एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि मरकरी इसके आइडेंटिकल है। और आप बोल सकते हैं कि मून भी अगर वो सन के आसपास रिवॉल्व करता, तो ये भी एक प्लैनेट बोला जाता। अब हम लोग बात करते हैं मरकरी के सबसे पास वाले प्लैनेट की, वीनस। वीनस जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो सबसे पास नहीं है सन के, सबसे पास तो मरकरी है। पर क्योंकि मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से वो तो गर्म है ही,
पर वहाँ यहाँ पे वीनस में ये एटमॉस्फेयर नहीं है और यूवी रेज जो होती है वो सब, और जो सन की रेज होती हैं वो तो ज़्यादा पड़ती ही हैं, पर वहाँ पे जो गैस होती हैं मतलब कि मीथेन और भी बहुत सारी जो गैस होती है ये इनके इन्वायरमेंट को गर्म करती हैं, वो सारी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ये इनकी सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है, गर्म प्लैनेट है हम लोग के सोलर सिस्टम का। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अपने अर्थ की, जो कि थर्ड प्लैनेट है हम लोग के सन से, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लैनेट है क्योंकि हम लोग इसी में रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैबिटेबल प्लैनेट है हम लोग की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। एक प्लैनेट में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एयर और वाटर ये सारी चीज़ें की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले हम लोग के अर्थ में आज के मुकाबले ज़्यादा वाटर था। ये उस समय हम लोग के अर्थ में इतना वाटर था कि जो पहले के एनिमल्स थे सारे हम लोग के जो पहले एनिमल्स थे वो सारे वो सी क्रीचर्स ही थे। उससे वो इवॉल्व होके लैंड पे आए और वो लैंड क्रीचर्स बन गए। हम लोग तो बोल सकते हैं कि सारे एनिमल्स सी से ही इवॉल्व हुए हैं। ऐसे ही जो हम लोग के अर्थ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लैनेट है। यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, यहाँ पे कोल्ड भी पड़ता है। हम लोग के जहाँ पे अगर आप इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्थ में जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा साउथ में जाएंगे तो आपको ठंडी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ऐसे ही हम लोग के यहाँ पे अर्थ में ऐसे इवनली चलता रहता है, पर असलियत में हम लोग के अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे हम लोग के अर्थ में हीट भी बढ़ रही है। इससे ही क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग के यहाँ पॉल्यूशन और जो पॉइजनस गैसेस है इसका एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए और हम लोग के अर्थ को ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के अर्थ के सबसे पास वाले प्लैनेट भी आप बोल सकते हैं मार्स की। मार्स भी वीनस से और इनकी तरह ही है क्योंकि इनमें एटमॉस्फेयर नहीं है इन सब में। हम लोग बात करें इसके सबसे ख़ास चीज़ की, वो है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन एक माउंटेन है जो कि हम लोग के माउंट एवरेस्ट से भी सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि हम लोग वो यहाँ पे अगर हम लोग चढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट से को चढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये उससे ज़्यादा लंबा है। ये सबसे ज़्यादा लंबा माउंटेन है हम लोग के सोलर सिस्टम का। ये अगर हम लोग बात करें मार्स की और भी चीज़ों की, तो मार्स भी एक समय पे हम लोग के साइंटिस्ट कुछ थियरीज लगाते हैं कि मार्स भी एक समय में यहाँ पे लाइफ रहती थी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं जो कि वाटर और इन सब के सबूत देता है मार्स पे पहले होने के। वैसे तो वाटर अभी भी है मार्स पे, पर वो आइस के फॉर्म में है पोल्स पे, और इसीलिए वहाँ पे वो थोड़े बहुत चांसेस भी हैं कि वहाँ पे कुछ लिविंग बीइंग्स रह पाएँ और वहाँ पे हैबिटेबल इन्वायरमेंट हो, पर वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा वहाँ पे दिक्कत है। वैसे हम लोग बात करें हम लोग के अर्थ के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की, वो भी मार्स पे जाने का मिशन बना रहे हैं। जैसे आपको पता है स्पेस एक्स उनकी जो कंपनी है, वो उनसे रॉकेट्स बना रहे हैं, स्पेस शटल्स, जिनकी मदद से वो मार्स पे जा पाएँ, और उनका गोल है कि फ्यूचर में कई साल बाद वो हम लोग के अर्थ से ह्यूमन्स को वहाँ पे ले जाएँ और वहाँ पे एक कॉलोनी बना पाएँ, और उनका ये सोचना है कि अर्थ के बाद सबसे ज़्यादा हैबिटेबल प्लेस मार्स बन सकती है ह्यूमन्स के लिए। तो ये हम लोग आशा करते हैं ये प्लान भी उनका सफल हो। अब हम लोग बात करें मार्स के अलावा जुपिटर की, तो जुपिटर हम लोग के अर्थ से वो एक प्लैनेट की दूरी पे है। मार्स के बाद जुपिटर है। पर हम लोग के मार्स और जुपिटर के बीच में भी एक डिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बेल्ट होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट। इनकी वजह से ये जो हम लोग के शुरुआत के जो प्लैनेट है और जो बाकी जो गैस जाइंट प्लैनेट है, ये सब सेपरेट रहते हैं। ये जो बेल्ट होती है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और यहाँ पे कई सारे मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड हैं जो कि बहुत छोटे भी हैं साइज़ में और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं, और कुछ तो हम लोग के अर्थ को भी खतरा बन सकते हैं। पर वो जैसे कि आपको पता है जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है, इसकी ग्रेविटी ये सारे एस्टेरॉयड को खींचती रहती है, और कुछ एस्टेरॉयड हम लोग के जब आते भी हैं तो भी कभी-कभी वो मून पे टकरा जाते हैं और तो कभी वो मार्स पे। पर जो आ जाते हैं हम लोग के अर्थ पे, उनको हम लोग मीटेरॉयड बोलते हैं, क्योंकि कुछ एस्टेरॉयड जो कि बहुत छोटे होते हैं वो हम लोग के एटमॉस्फेयर के ऊपर ही अर्थ
तक पहुंचने के पहले ही वो वहाँ पे जल के राख हो जाते हैं। पर जो एस्टेरॉयड बड़े होते हैं और वो जो हम लोग के अर्थ पे आ जाते हैं, उनको हम लोग मीटेओरॉयड बोलते हैं। मीटेओरॉयड ये भी एक तरह के एस्टेरॉयड होते हैं, पर जब वो आ जाते हैं अर्थ पे तो वो एक ट्रेल भी छोड़ते हैं लंबी सी, और इनको हम लोग मीटेओरॉयड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पहले तो ये एस्टेरॉयड ही होते हैं, पर अगर हम ये एस्टेरॉयड्स हम लोग के अर्थ पे आ जाएँ तो इनको हम लोग वो मीटेओरॉयड बोलते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं देखने में। हम लोग तो जुपिटर के बारे में जानने वाले थे। जुपिटर जो है वो हम लोग के अर्थ से एक प्लैनेट की दूरी पे है, जैसे मैं आपको बताया मार्स वो, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा गैस प्लैनेट भी है हम लोग के वो सैटर्न के बाद। ये क्योंकि इतना बड़ा प्लैनेट है तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम लोग इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को कई सारे जो हम लोग के मिशन होते हैं, जैसे कि वो कई सारे मिशन जो कि हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं बाहर स्पेस में, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से हम लोग एक बूस्ट भी करके हम लोग स्पीड अपनी सैटेलाइट में भी पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज़ में मदद नहीं करता है, ये जो कि आसपास के मीटेओरॉयड्स और एस्टेरॉयड्स होते हैं इन सबको ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच देता है, जिसकी वजह से अर्थ को भी कई सारे चीज़ खतरों से मदद मिलती है कि वो उभरने में। क्योंकि हो सकता है कुछ एस्टेरॉयड हम लोग के अर्थ के पास ही आते हों, पर क्योंकि वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है तो ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उन एस्टेरॉयड को खींच लेता है और हम लोग के अर्थ से टकराने से पहले ही वो एस्टेरॉयड ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए जुपिटर एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्लैनेट है अर्थ के लिए। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा वो स्टॉर्म भी है जो कि हम लोग के अर्थ के जितना ही साइज़ का है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्लैनेट में एक स्टॉर्म ही जो अर्थ के बराबर है, तो ये कितना बड़ा हो सकता है हम लोग के अर्थ से। ये यहाँ पे पूरा गैस प्लैनेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे सरफेस नहीं है लैंड की, और क्योंकि ये यहाँ पे लैंड की सरफेस नहीं है तो यहाँ पे कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग के यहाँ पे सरफेस भी होती जुपिटर में, तो भी हम लोग अगर जाते वहाँ पे तो भी वो हम लोग वहाँ पे रह नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े स्टॉर्म्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइल्स पर आवर की स्पीड से आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे सरफेस होता, लैंड भी होता तो भी। एक हैबिटेबल प्लेस को फॉर्म होने में वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होना जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अर्थ में होता है। ऐसा हम लोग के अभी सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट नहीं है, पर हो सकता है हम लोग के फ्यूचर में कोई प्लैनेट ऐसा आ जाए। और अगर हम लोग बात करें कि मार्स और इन सब की, मार्स क्योंकि सबसे ज़्यादा हैबिटेबल प्लैनेट है, जैसे कि इलॉन मस्क ने कहा है, वो तो हो सकता है कि वही अगला अर्थ बन सकता है, अगर हम लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें तो। अब हम लोग बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न भी एक हम लोग के यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर का प्लैनेट है, और ये हम लोग के सन से 6वां प्लैनेट है। ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्लैनेट है, और जुपिटर के बाद यही सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसमें एक आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऑसम बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगी। ये बेल्ट जो होती है आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी कई सारे एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड्स और जो कई सारे आइस पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। ये सारी जो बेल्ट है ये वो सैटर्न को पूरी तरह से चारों ओर से कवर करी रहती हैं। इनमें ही सैटर्न के कई सारे मून्स भी हैं। अगर हम लोग बात करें मून्स की, तो जो ये गैस प्लैनेट है इनके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि मरकरी और वीनस की, तो इनके पास बिल्कुल भी मून्स नहीं है। और अगर हम लोग बात करें हम मार्स की, तो इसके पास 2 मून्स हैं, और अर्थ के पास बस एक ही मून है जो कि असलियत में बहुत बड़ा है। ये मार्स के 2 मून्स और जो बाकी मून्स हैं इन सब से, ये है हम लोग के पूरे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा मून है। पर सबसे बड़ा मून जुपिटर के पास है। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हम लोग के सोलर सिस्टम में जो कि प्लैनेट्स का नाम नहीं पा पाए हैं। इनको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये सारे प्लैनेट्स भी हैं, पर ये सारे प्लैनेट्स उतने ज़्यादा वो नहीं हैं इंटरेस्टिंग जितना ये जो प्लैनेट्स हैं। सैटर्न के पास भी एकदम जुपिटर जैसे ही चीज़ें हैं, और वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है। बस ये है कि उसमें एक बहुत बड़ी सी रिंग है सैटर्न में, और बाकी सारी चीज़ें जुपिटर से जुलती है।
वहीं पे अगर हम लोग बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लैनेट है, पर ये असलियत में ये भी एक गैस प्लैनेट है और इसके पास भी एक रिंग है अगर आप गौर से देखेंगे तो। पर ये बहुत पतली रिंग है और ये उतनी ज़्यादा भी दिखने को नहीं मिलती है। और अगर हम लोग बात करें इसके एक्सिस की, तो जैसे आपको पता होगा हम लोग के अर्थ का एक्सिस थोड़ा-सा तिलतेट है, ऐसे है। पर अगर हम लोग यूरेनस की एक्सिस की बात करें तो वो एकदम ऐसा है और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत अनइवन वो एटमॉस्फियर भी है। इसी वजह से, और क्योंकि वहाँ पे लैंड ये सब है नहीं और ये सारी चीज़ें हैं, सारे गैस प्लैनेट में ऐसा ही होता है कि वहाँ पे लैंड नहीं होता है। तो यहाँ का भी एटमॉस्फियर बहुत वो है, हार्श है, और क्योंकि इसका एक्सिस भी बहुत टिल्टेड है तो यहाँ पे एटमॉस्फियर ये सब बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं। वहीं पे नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून भी एक ऐसा ही प्लैनेट है, यहाँ पे भी वाटर है। अगर हम लोग बात करें वाटर की, तो वाटर हर प्लैनेट में नहीं होता, यहाँ इसके पास भी बहुत ज़्यादा वाटर है आइस के फॉर्म में, पर ये भी एक गैस प्लैनेट है और ये सब है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है हम लोग के अर्थ से, तो भी यहाँ पे ये आपको पता है इसका एक पूरा रेवोल्यूशन ही 165 ईयर्स का होता है, और तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है रिवॉल्व भी होने में। और ये सारे गैस प्लांट की तरह ही है बाकी सारी चीज़ें इसकी। वहीं पे हम लोग बात कर दिए प्लूटो की, और अगर हम लोग इसके बाहर जाएँ तो हम लोग को एक और एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। ये हम लोग के यहाँ की लास्ट चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग के सोलर सिस्टम में है, और ये जो हम लोग के एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि एकदम लास्ट में हम लोग को दिखती हैं, ये इसके आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा खाली जगह मिलती है, जिनको हम लोग वो बहुत ज़्यादा खाली स्पेस मिलता है। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स और यही सब चीज़ें होती हैं। हम लोग ने ये सारी चीज़ों के बारे में बात करा। अब हम लोग जानते हैं कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टेलेशन का मतलब जो कि स्टार्स से कुछ स्टार्स होते हैं जो कि कई सारे अलग-अलग टाइप के शेप्स बनाते हैं। ऐसी कई सारे शेप्स हैं जैसे कि उर्सा मेजर, कैसपेसिया और लियो मेजर, और भी बहुत सारे ऐसे ही ओरियन, और भी बहुत सारे ऐसे ही कई सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन सारे स्टार्स को मिलाने से। इनको हम लोग कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। ऐसी एक कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि। ये इंडिया के जो वो 7 सेजेस थे जिनको हम लोग, जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान थे, इनको 7 सेजेस के नाम से वो इंग्लिश में बोला जाता है। ये भी एक कॉन्स्टेलेशन के रूप में है हम लोग के स्काईज़ में। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा अलग-अलग टाइप के शेप्स बनाते हैं ये सारे स्टार्स मिलके, तो हम लोग इनको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। हम लोग ने आज इतनी सारी चीज़ों के बारे में जाना, स्टार्स के बारे में जाना, प्लैनेट्स हम लोग के सोलर सिस्टम के बारे में जाना। हम लोग ने कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं हम लोग के वो सोलर सिस्टम में, और स्टार जैसे कॉन्स्टेलेशन, ये सारे के बारे में जाना। तो अगर आपको आज की वीडियो से कोई अच्छा सीखने को मिला हो और आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचने के लिए, और अपडेट आपको सबसे ज़्यादा पहले मिलने के लिए आप अपने हम लोग के यहाँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।